अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं कैलीग्राफी बाय मशल और मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कैलीग्राफी पेंटिंग। बैकग्राउंड म्यूज़िक में आप मेरी भांजी की नाच सुन सकते हैं। सुनते रहे, महसूस होते रहिए। मैं डबल पेंसिल से लिख रही हूँ। डबल पेंसिल से लिखने का बहुत अच्छा तजुर्बा रहा मेरा। फ़र्स्ट टाइम मैं डबल पेंसिल यूज़ की है। रबड़ बैंड चढ़ा लेने से डबल पेंसिल हिलती रहती है और फिर उससे राइटिंग ठीक नहीं होती। टेप के साथ पेंसिल को जोड़ने से काफ़ी मजबूती से पेंसिल जुड़ गई। और थोड़ा सा पेंसिल को जोड़ने का सिर्फ मेथड ये था कि एक पेंसिल को थोड़ा सा ऊपर रखना है और दूसरी को थोड़ा सा उससे नीचे रखना है। दोनों को बराबर सिक्के नोक जो है उनकी बराबर नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। एक ऊंचाई में हो और एक थोड़ा नीचे जा रही हो। और अगर आप पेंसिल को मतलब स्पेस ज़्यादा देना चाह रहे हैं, जैसे कलम की नोक बड़ी होती है, मुख्तलिफ साइज़ के कलम होते हैं, अगर आप बड़ा करना चाह रहे हैं तो उनके दरमियान में एक अलग से पेंसिल रख दें तो वो स्पेस खुली हो जाएगी उसकी पेंसिल का। आप उसको कट यानी कि बड़ा कर सकते हैं उसके, ऐसा करने से। ठीक है, जब तक मैं लिख रही हूँ तब तक आप मेरी शायरी सुने और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। अभी तक तो मैं लिख ही रही हूँ, आप लिखना भी साथ साथ देखें। उस वक्त तक मेरी शायरी सुने और उसके बाद मैं आपको बाकी का सिखाऊंगी कि मैं उसके बाद लिखाई के बाद क्या करने वाली हूँ। वीरानगी है हर तरफ, चार सू है खामोशी। वीरानगी है हर तरफ, चार सू है खामोशी। साथ का ना पूछिए, मैं खुद से भी हूँ बरतरफ। मगर इस दस्ते खामोशी में भी शोर एक अजब सा है। मगर इस दस्ते खामोशी में भी शोर एक अजब सा है। शोर भी गज़ब का है, समातों को है डसे, बसारतों पे बोझ है। मगर इस दस्ते खामोशी में भी शोर एक अजब सा है। शोर भी गज़ब का है, समातों को है डसे, बसारतों पे बोझ है। कान फटने लगते हैं खून की रवानी से। कान फटने लगते हैं खून की रवानी से। दिल की धड़कनें भी कुछ ढोल बन के बजती हैं। कान फटने लगते हैं खून की रवानी से। दिल की धड़कनें भी कुछ ढोल बन के बजती हैं। सांसें चीखती हैं और दिमाग रक्स करता है। ये शोर आज का नहीं, गालिबन ये तब का है। रक्स करती जिंदगी में, भीड़ में, हजूम में, मुमकिन नहीं का शोर था। ये शोर आज का नहीं, गालिबन ये तब का है। रक्स करती जिंदगी में, भीड़ में, हजूम में, मुमकिन नहीं का शोर था। जिंदगी के खेल से, मुमकिन नहीं के शोर से मैं डर गया था हार से। एक रास्ता था और भी, वो रास्ता सुकून का था। एक रास्ता था और भी, वो रास्ता सुकून का था। उम्मीद थी न ख्वाब थे, खिज़ां न ही बहार थी। एक रास्ता था और भी, वो रास्ता सुकून का था। उम्मीद थी न ख्वाब थे, खिज़ां न ही बहार थी। न जीत की तड़प ही थी, न खौफ जिसमें हार का। न जीत की तड़प ही थी, न खौफ जिसमें हार का। सकूत ही सकूत था, मुझे सुकून की ही तो तलाश थी। तो चुन लिया वो रास्ता। मगर इस दश्ते खामोशी का शोर हजूम से निराला है।
मगर इस दश्ते खामोशी का शोर हुजूम से निराला है। ज़बान बस खामोश है, सांसें चीखती यहाँ, धड़कनें हैं बोलती। चार सू है खामोशी मगर समातों में अब हर तरफ मुमकिन था ये, मुमकिन है ये, मुमकिन था ये, मुमकिन है ये का शोर है। वीरानगी है हर तरफ, वीरानगी है हर तरफ। चार सू है खामोशी, वीरानगी है हर तरफ। जी तो आते हैं पेंटिंग की तरफ। मैंने एक राउंड कैनवस लिया और रेगमार से उसकी अनइवन जो सरफेस थी उसको स्मूथ कर लिया। थोड़ा सा उसके थोड़ा धागे वगैरह को ऊपर होते हैं वो कर लेना। और दूसरा आपने ख्याल रखना है जहाँ फ्रेम की जगह है उस जगह पे आपका रेगमार ना लगाएं, बिल्कुल भी टच ना हो, वो ख़राब हो जाती है उसकी सरफेस और वो ठीक नहीं होता फिर उस जगह से। और बस कपड़े वाली जगह पे दरमियान में उसकी सरफेस को आप इवन कर लें उसको हल्का सा करके। और ये रहा जैसो। जैसो में थोड़ा सा मैं पानी डाल लेती हूँ क्योंकि मैंने एक दफ़ा जैसो को एज़ इट इज़ यूज़ किया था तो पता नहीं अजीब सा एक्सपीरियंस रहा। वो मेरा उसके ऊपर से पेंट उतर रहा था और मैं उसको कैरी नहीं कर सकी, सही से हुआ ही नहीं मुझसे, वो काम नहीं हो सका उस पर। फिर मैं इसको थोड़ा सा पानी लगा के करती हूँ तो इजीली हो जाता है। इस तरह से आपने जैसो अप्लाई करना है, बिल्कुल उसको मतलब नज़र ना आए, अच्छे तरीके से उसको पेंट को ना जैसो को कर लेना है, बराबर कर लेना है इसके साथ। राउंड कैनवस पे मैं कर रही हूँ और मैंने हाथ में कोई भी चीज़ अच्छी सी ले ली। कपड़ों का मेरा ख्याल है टैग था और मैंने उसको संभाल के शायद रखा हुआ था। मेरे पास इस तरह की हर चीज़ संभली पड़ी हुई है। इवन मेरी भतीजियाँ भी अगर कुछ खाती हैं पीती हैं, कोई उनकी कोई ट्रे वगैरह कुछ आ जाए बिस्किट वगैरह में, कहेंगी पप्पा देखिए आपके काम का है, वो मैं कलर वगैरह के यूज़ के लिए उसमें रख लेती हूँ। ये भी देखें कुछ था, मुझे थोड़ा लगा है कि मेरे काम आ सकता है, मैंने इसको संभाल के रख लिया और ये काफ़ी अच्छे से उल्टा इसने काम कर दिया मेरा। पेंटिंग में अक्सर जुगाड़ वाली चीज़ें काम कर जाती हैं इस तरह। वैसे आर्ट क्राफ्ट में भी इसी तरह ही करते हैं चीज़ें काम। ये देखिए जी, ये कैनवस तैयार हो गया है, मतलब जैसो इस पे हो गया है, प्राइम्ड हो जाता है कैनवस मेरा ख्याल है जैसो लगाने से। तो अब ये ड्राई हो जाएगा जब, तो उसके बाद इस पर पेंटिंग स्टार्ट करेंगे हम। ये काफ़ी अच्छे से लग गया है, इसके ऊपर स्मूथ हो जाता है, इसको लगाने से शाइन आ जाती है। 2 कोट इसके लगाने होते हैं लेकिन एक कोट भी काम कर जाता है, 2 कोट का अपना होता है। लेकिन ना मेरा तजुर्बा यही रहा है 2 लगाने का। वही जो मैं कह रही थी कि पेंट उतर जाता है, मुझे सही से कैरी नहीं करना आया उसको 2 कोट लगाने का। वैसे मैं पिछले कैनवसेस पे 2 कोट लगाती रही हूँ, वो स्क्वायर कैनवस होते थे तो एक वर्टिकल लगाया एक हॉरिजॉन्टल लगाया, इस पे राउंड में मैंने एक ही लगाया, एक ही कोट किया इसको। जी हम पेंट की तरफ आ गए हैं। मैं कलर का नाम दिखाना चाह रही थी लेकिन वो फिर भी वाज़ेह नहीं हुआ। बहरहाल एक अल्ट्रा मैरून कलर था ब्लू में और दूसरा ग्रीन कलर था। ग्रीन का मुझे नहीं पता कौन सा कलर है, बस ग्रीन कलर है। कैनवस को थोड़ा वेट किया, पानी इसको कलर में भी थोड़ा सा पानी डाला और मैं इसको लगा रही हूँ फोम के साथ। तो इसके बाद इनका ब्रश से भी लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा इसको मुख्तलिफ मेथड होते हैं उसको लगाने के, पेंट करने के लिए। फिंगर से भी कुछ लोग पेंट करते हैं, कुछ लोग ब्रशेस, ज़्यादा तो ब्रशेस से किया जाता है, ज़ाहिर बात है। फोम से कर रहे हैं इसको। ये मैंने ब्लू कलर अप्लाई किया, अल्ट्रा मैरून ब्लू कलर था। थोड़ा सा टच यहाँ पे ग्रीनिश का देना है। और ये हम बनाने जा रहे हैं कैलीग्राफी पेंटिंग। मैं आपको राइटिंग दिखा चुकी हूँ कि इस पे मैंने राइटिंग क्या करनी है। ये फोम के साथ स्ट्रोक पेंटिंग बनाना थोड़ा इजी हो जाता है, ब्रश से भी काफ़ी इजी होता है स्ट्रोक पेंटिंग बनाना। ये देखिए मैंने ग्रीन कलर अब अप्लाई किया है थोड़ा सा और उसको मर्ज कर देना है ब्लू कलर के साथ।
और ये देखें, ये इतना प्यारा सा बन जाएगा। इसके ऊपर फिर राइटिंग करेंगे हम। ये देखें, जो लास्ट पे मैंने नीचे ऊपर ब्लू अप्लाई किया है वो कलर जो शेड डिफरेंट था, और नीचे जो मैं ब्लू अप्लाई कर रही हूँ वो शेड थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट शेड अप्लाई किया ब्लू का। ये देखें, काफ़ी अच्छे स्ट्रोक्स बन रहे हैं। कोशिश करें कि ये स्ट्रोक्स ख़त्म ना हो, ये ऐसे ही रहे। ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं। ये काफ़ी प्यारा बनने वाला है जी। कैनवस ऑलमोस्ट रेडी है जी। इसके जो है साइड्स पे भी लगा लें, और ये मैं कॉर्नर जो है इसकी साइड्स जो है उनको भी ब्लू कर रही हूँ। हाथ भी सारे हो जाते हैं, नेल्स में चला जाता है कलर, और काफ़ी मुश्किल से फिर निकलता है, इसलिए ज़्यादातर ब्रशेस के साथ किया जाता है। लेकिन फोम से करने का यही है कि हाथ ज़्यादा थोड़े ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इतना मुश्किल से भी नहीं निकलता है, ख़त्म हो जाता है, इजीली रिमूव हो जाता है हाथों से। लेकिन थोड़ा नेल्स में चला जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर जी। ये हमारा कैनवस तैयार हो चुका है, और ये मैंने फोम के साथ किया था, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें से थोड़ा सा पीस लेके मैंने कर लिया था जी। ये राइटिंग हमने करनी है, इसके ऊपर मैं चाक अप्लाई कर रही हूँ उसकी बैक साइड पे। इस कागज़ की बैक साइड पे अप्लाई करने के बाद, जैसा हमने आपको बताया था, इसको लगाएंगे कैनवस के ऊपर, और फिर इसके ऊपर राइटिंग करेंगे कैनवस पे लगाने के बाद। ऐसे कागज़ पे चाक अप्लाई करने से कागज़ ट्रेस पेपर के तौर पे काम करता है। जब हम इसको लगा के चाक लगाने के बाद इसको फिर इसके ऊपर पेंसिल जब फेरते हैं, जो चाक है वो ट्रेस पेपर की तरह नीचे सिर्फ राइटिंग को नीचे छोड़ देता है कैनवस पे, और हम इजीली उस पर राइट कर सकते हैं। कलर से, पेंट से आपने उस पर राइट करना है, या आपने उस पर किसी और मटेरियल से राइट करना है, किसी और मीडियम से। जैसा कि मैं इस पे करूँगी राइट। मैंने इस पे गोल्डन लीव्स अप्लाई करने हैं, इसलिए मैं पेंट यूज़ नहीं करूँगी, मैं इस पे लीफिंग ग्लू यूज़ कर रही हूँ। मेरा चाक वाला इस बार तजर्बा नाकाम रहा, क्योंकि वो पेपर ज़रा डिफरेंट किस्म का पेपर था जिस पे मैंने राइटिंग की, और उस पर चाक उसकी बैक साइड पे अप्लाई नहीं हो सका। आपने पेपर ऐसा लेना है जिसकी स्मूथ सिल्की सरफेस ना हो, उस पर चाक अप्लाई नहीं होता। और उस जिस पेपर पे मैंने राइट किया उसकी जो सरफेस निकली वो बैक साइड से मुकम्मल स्मूथ थी, काफ़ी मुलायम सतह थी उसकी, और उस पर चाक अप्लाई नहीं हुआ, और मुझे काफ़ी मुश्किल हुई। फिर मैंने डबल पेंसिल से ही इसके ऊपर राइट कर लिया। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, इतना ज़्यादा भी वैसे प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, लेकिन चाक इसके ऊपर नहीं आ सका, मतलब उसका ट्रेसिंग पेपर ने ट्रेस का काम नहीं किया इस पर। बहरहाल अब मैं इस पर लीफिंग ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। लीफिंग ग्लू अप्लाई करने के बाद गोल्ड लीव्स लगाएंगे इस पर, और ही खूबसूरत आयत है। मैंने जब अपनी पेंटिंग शेयर की तो थोड़ा सा उस पर मुझे जो कमेंट्स मिले, कितने खूबसूरत उन्होंने कमेंट्स दिए मुझे कि कितनी खूबसूरत ये आयत है, कितना खूबसूरत मीनिंग है इस आयत का, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। कि अगर अल्लाह ताला ने इस आयत में इंसान को उसकी हर परेशानी का, जो हमें मुस्तकबिल के बारे में रहती है, अपने निचोड़ दे दिया है इस आयत में, कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो परेशान ना हो, इस मुश्किल के बाद आसानी आने वाली है। और अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया है इसी से मुतल्लिक कि आपके आने वाले जो दिन हैं वो आपके गुज़रे हुए दिनों से बेहतर होंगे। और अल्लाह ताला भी हमें मुस्बत सोच की तरफ कुरान में राग़िब कर रहे होते हैं, और असल में मुस्बत सोच ही ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने का तरीका है। और अल्लाह ताला ने भी हमें कुरान में सिखा दिया है कि आपने मुस्बत कैसे रहना है।
हालांकि जो मेरी पोइट्री है वो थोड़ा इससे बरक्स थी, लेकिन देखें उस पोइट्री के बाद ये आसानी हो गई ना कि मुझे सिखाने को अल्लाह ताला ने दे दिया कि इस आयत का मीनिंग है इन्नमल उसरी युसरा, हाल मुश्किल के बाद आसानी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। और ये कि अगर आपको आसानी में अब आप हैं तो फिर इस बात को याद रखें कि हर चीज़ को एक दिन फ़ना हो जाना है। अगर आप अच्छे दिन भी गुजार चुके हैं, बुरे भी गुजार चुके हैं, बुरे आपको फिर आसानियाँ भी मिल गई हैं मुश्किलों के बाद, तो फिर हर चीज़ को फ़ना होना है, भले वो आसानियाँ हों या मुश्किलें हों। जी मेरा गोल्डन लीफ अप्लाई हो गया, हमने उसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। वैसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ा था। आधी जो मेरी राइटिंग थी मैंने उसको 3 से 4 घंटे का वक्फा दिया। लास्ट जो लाइन थी, कुछ वर्ड थे वो मैं बाद में अप्लाई किए, उनको सिर्फ मैंने 20 मिनट्स या 15 मिनट्स का टाइम दिया था लीफिंग ग्लू को। जी मैंने गोल्ड लीव्स अप्लाई कर दिए हैं इस पर। गोल्ड लीव्स को भी मुझसे पता नहीं सब्र नहीं होता, गोल्ड लीव्स को भी थोड़ा सा टाइम दे देना होता है लगाने के बाद, लेकिन मैं सब्र नहीं कर सकती। मैंने तो फ़ौरन ही उतार दिया भाई। जितना उसको लगाने में अप्लाई करने में टाइम लगा बस वो 5 मिनट लगे होंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत पेंटिंग लग रही है मेरी। मेरा तो अपनी पेंटिंग देख देख के इतना दिल खुश होता है। वाह वाह क्या बात है। जब मेरे रूम में मेरी पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं, मेरे जितने मेरे अंदर बाहर के चक्कर लगते हैं, रूम में एंटर होने के, बाहर जाने के, जितनी दफ़ा भी मेरी पेंटिंग में नज़र पड़ती है, ऐसे मेरी रूह सरशार हो जाती है अपनी पेंटिंग्स को देख के। हर न्यू पेंटिंग को, पुराने वाली को जो जिनको 1 मंथ गुजर चुका होता है बने हुए, उन पे थोड़ी नज़र फिर काम जाती है। जो नई वाली होती है उस पर सबसे ज़्यादा मेरी नज़र जा रही होती है। फिर मैं उसको लगाती भी हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे हर दफ़ा अच्छा मैं नमाज़ अगर पढ़ रही होती हूँ सलाम फेरने के बाद भी, फिर दूसरा सलाम जब फेरती हूँ उस पर मेरी पेंटिंग पे नज़र जाती है। इतना मेरा दिल खुश होता है। मेरा किसी चीज़ से जैसे दिल खुश नहीं होता जितना मेरा अपनी पेंटिंग्स देख के दिल खुश होता है। आपका भी ज़रूर हो रहा होगा। बनी इतनी प्यारी है भाई ये, वाह भाई वाह। ये यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो गया तो मैंने इसको फिर पेंट से ठीक कर लिया है। के पास से भी ख़राब था और ये नीचे से भी थोड़ा सा पेंट उतर गया था मुझसे, टेप लगी हुई थी यहाँ, पेंट से ठीक हो गया इजीली। कोई नहीं ज़्यादा इसने प्रॉब्लम किया क्रिएट। जी ये अब मैं इस पे वार्निश कर रही हूँ। वार्निश करने का तजर्बा मेरा कैसा रहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चलें वो नेक्स्ट पेंटिंग में बताऊँगी मेरे वार्निश के साथ मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ था। ये मेरी पेंटिंग वार्निश हो गई है और वार्निश इसको थोड़ा सा सेफ रखती है गर्द वगैरह से बचाने के लिए। वाह वाह वाह, माशाल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। ये देखें ये ज़बरदस्त सी पेंटिंग हमारी तैयार हो गई है। अगर आप कोई ऐसी पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो आप मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये लीजिए, वाओ ज़बरदस्त माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।